नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि हम 2 दिनों तक और आगे भी अपने मैथ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में बोला था कि भाई 3 दिनों तक हम मैथ के बारे में और 3 दिनों तक हिंदी और 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने भाई रेशो एंड प्रोपोर्शन का के कुछ क्वेश्चंस किए थे भाई। लाइट इशू की वजह से वो वीडियोस को बीच में ही रोकना पड़ा था। आज हम उसी क्वेश्चन से आगे अपनी इस पार्ट को जारी रखेंगे भी। और सेकंड बात प्यारे दोस्तों, जो भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सभी RS अग्रवाल की बुक से होंगे भाई। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं यहाँ दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करूँगा भाई। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ रेशो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे भी। चलिए, रेशो एंड क्या है ये प्रोपोर्शन। जिसे हम लिख सकते हैं हिंदी में अनुपात समानुपात में। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, यानी जो कल छूट गया था, पहले तो हम उसी को डिस्कस करते हैं भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास। ये बोला 94 को 2 भागों A तथा B में इसको विभाजित करना है। मीन्स सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई A प्लस B का जो टोटल शेयर है, फिर टोटल अमाउंट है वो कितनी गिवन थी, 94 रुपये गिवन थी। आगे पढ़िए अपने क्वेश्चन को। अच्छा कि भाई A के 5वें भाग का B के 8वें भाग का जो अनुपात है भाई, अनुपात का मतलब बटे में, ठीक है ना, 3/4 है भाई, या फिर 3:4 है। 3:4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। यानी क्या बोला है, A के 5वें भाग का, और जहां भी भाग का जिक्र हो हमेशा वो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, बटे में रहेगी। और B की क्या बोल रहा है अभी आपके पास, 8वें भाग का अनुपात 3:4 है भाई। अब इसका रीजन मैं बताता हूँ भाई। ये मैंने डिवाइड में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर काटने के बाद हमको डिवाइड में ही वैल्यू मिल रही थी भाई, तो इसलिए इसको डिवाइड में रखना है भाई। अब देखिए इसको पहले तो सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपको लास्ट में कि भाई हमको बताए कि A का हिस्सा क्या होगा एंड B का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए पहले तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, A और B का अलग अलग से रेशो निकालना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से हम A और B का शेयर निकाल सकेंगे भाई। अब वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ 2 फ्रैक्शन आपकी, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो नीचे वाले ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी भाई। मतलब यहाँ A/5 मल्टीप्लाई में 8 ऊपर जाएगा अपॉन में B, इधर है आपका 3/4। यहाँ से A/B निकालते हैं तो कितना बनेगा आपके पास, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ये बन जाएगा अपना, थोड़ा सा इसको आगे सोल्व करेंगे, यानी वहां जाकर जो ये वैल्यू है इक्वल से उस तरफ जाके रेसिप्रोकल में आ जाएगी, मतलब 5/8 हो जाएगी। और जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 5×3=15, यानी ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे के नीचे से 8×4=32। मतलब A/B की वैल्यू मेरे पास आ गई 15/32। बट हमसे रेशो नहीं पूछा गया था, इनका शेयर पूछा गया था। अभी इन्होंने टोटल कितना गिवन है, 94 यूनिट। यदि हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग टोटल निकाल दें तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकेंगे भाई। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना बनेगा, 32 और 45 कितना है, 97 यूनिट। कितना आ गया अभी ये, 97 यूनिट। ये तो है हमारे अकॉर्डिंग भी टोटल, लेकिन एक्चुअल में टोटल गिवन कितना था, आप बोलोगे 94 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, तो आप बोलोगे 47×2 94, मतलब 2 रुपये। अब निकालना क्या था हमको, एक ही अमाउंट, और एक ही अमाउंट कितनी आई थी हमारे पास,
15 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 2 थी, तो 15 कितनी आ जाएगी, आप बोल दोगे 30। अब बी की कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 32 थी, तो सॉरी 32 यूनिट की हमको निकालनी है, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 2 थी, तो 32 की कितनी आ जाएगी, हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी 64 और 30 रुपये क्या आ जाएगा, ए और बी का शेयर आ जाएगा भाई। तो ये है प्यारे दोस्तों इसके रिक्वायर्ड आंसर्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई 56,250 को ए बी तथा सी में इसका वितरित करना है अभी। मतलब ए बी और सी के लिए जो टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 56,250 रुपये भी। अच्छा, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस प्रकार वितरित करना है कि भाई ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा भाग मिले भाई। अब यहां से देखिए भाई, ए को क्या मिले भाई, बी तथा सी के कुल भाग का आधा भाग मिले। आधा भाग का मतलब क्या होगा, यदि इसको 2 यूनिट मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, आपका 1 यूनिट मिलेगा भाई। अब आगे अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट स्टेप में इसने बोला है बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, यानी एक कंडीशन ये दी गई है अभी आपको, बी को क्या मिले, ए तथा सी के कुल भाग का कितना मिले, 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, यदि 4 यूनिट इसको मिल रहा है तो 1 यूनिट किसको मिलेगा, बी को मिलेगा भाई। क्वेश्चन क्या किया गया है इसमें कि भाई आपको बताना है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है भाई। नहीं, जो ए और बी के बारे में पूछा गया है, सी से रिलेटेड हमको कुछ नहीं करना है, और ना ही इसके अंदर हम सी निकाल पाएंगे भाई, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ से जब हमको निकालनी ही ए और बी की है, तो हमको फर्दर किसी से कुछ नहीं लेना है। तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी थी, तो आप बोलोगे 56,250 रुपये। इसमें से ए का हिस्सा कितना था, एक हिस्सा था ना पहले केस में। कितने हिस्सों में से, टोटल हिस्से कितने हैं, 3 में से। हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, ए की अमाउंट निकाल देंगे इस फर्स्ट केस से। अब देखिए ये क्या होगा, 5 2 7 6 13 5 18, मतलब 3 से कैंसिल करेंगे इनको, तो 3 से करेंगे कैंसिल, कितना बनेगा, 3 एकम 3, अच्छा 3 अट्ठे 24, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, यहाँ 0, यानी 18,750 रुपये पहले केस से किसकी अमाउंट निकल के आ गई यहाँ से, ए की। आगे बोल रहा है कि भाई मतलब यहाँ से हम बी की निकाल सकते हैं अभी, और बी की कैसे निकाल लेंगे हम। अब टोटल हिस्से कितने थे, आप बोलोगे 56,250 थे अभी। अच्छा, इसमें से बी का हिस्सा कितना था, एक ही हिस्सा था। कितने हिस्सों में से, 4 और 1 5 हिस्सों में से। बस इसको आप डिवाइड कर दीजिए अभी, कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, अच्छा अभी 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 5 25, इतना। इसकी इससे गुणा करेंगे तो बी का हिस्सा कितना निकल के आ गया, 11,250 रुपये। अब देखिए ए की अमाउंट ये थी और बी की अमाउंट ये आ गई। इसने पूछा कि ए की अमाउंट है ना बी के अमाउंट से, बी की राशि से कितना अधिक है। तो आप क्या करा है, यदि ए में से जो ए की अमाउंट होगी बी की अमाउंट बता दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ए की अमाउंट कितनी थी, आप बोलोगे 18,750, और बी की अमाउंट कितनी थी, आप बोलोगे 11,250 भी। इसमें से माइनस कर दो, ये हमारा आंसर होगा भाई। मतलब 7500 रुपये क्या थी भाई, जो ए की राशि क्या है, अधिक है भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है भाई, ठीक है ना। हमको फर्दर इनसे कुछ नहीं लेना देना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। 624 को ए बी तथा सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो सी का भाग बताना है भी। ठीक है ना, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी के लिए टोटल अमाउंट कितनी दी गई है, आप बोलोगे 624 रुपये दी गई है अभी। अच्छा, यहां से इनका रेशो दिया गया है अभी, ए का, बी का, सी का। बट जो ये रेशो दिया गया है वो आपका डायरेक्ट नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में दिया गया है। तो पहले तो आपको क्या करना है, इस टाइप का मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको सोल्व करवाया है। कैसे सोल्व करोगे, पहले तो इन जो डिनोमिनेटर में आपका हर में है, इन सभी का एलसीएम ले लो। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 12 आ गया। ये 2 छके 12, 6 एकम 6, यहाँ रेशो डाल देंगे। 3 चौके 12, 4 एकम 4, और 4 तिया 12, 3 एकम 3। और मैंने बार बार बोला है कि भाई अनुपात के केस में एलसीएम आपको छोड़ देना है भी। मीन्स यहाँ ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 4 3। अभी देखो हमको क्या दिया था, तीनों का टोटल दिया था। यहाँ हमारे अकॉर्डिंग टोटल निकाल सकते हैं। अब कितना आएगा, 6 4 10 3 13 यूनिट। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब टोटल है मेरे पास 13 यूनिट, और एक्चुअल में 13 यूनिट की वैल्यू दी कितनी गई थी, आप बोलोगे 624 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ आ जाएगा 13 चौके 52, 0 6 में 13 13 पंजे 13 छके 78 भाई, 13 7 91, 13 8 104, यानी 48। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 48, यानी 48 भाई। अभी आपको निकालने की इसकी थी भाई, इसने पूछा था सी की अमाउंट। अब यहाँ से आप सी की भी निकाल सकते हो, बी की भी और ए की भी, आप आसानी से कर सकते हो उसको। बट मैं यहाँ आपको सी की निकाल के दिखा देता हूँ दोबारा से। अब सी की अमाउंट कितनी थी मेरे पास, आप बोलोगे 3 यूनिट थी सी की अमाउंट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 48 में, तो 48, तब 3 यूनिट की कितनी होगी, आप गुणा कर दो इससे। तो ये बनेगा 3 8 24, 2 3 चौके 12 2 14, यानी 144 रुपये क्या आ गया, सी का शेयर निकल के आ गया। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये बोल रहा है ए तथा बी तथा सी की आय का अनुपात 7 9 12 है भी। यानी क्या दिया गया है इसमें, ए बी और सी किसका रेशो दिया गया है आपको, पहले नंबर पे तो उनकी आय का अनुपात दिया गया है अभी। वो कितना है, 9 7 9 12 भी। इसका 7 है भाई, इसका 9 है, और इसका 12 है। इसको और आगे मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आगे स्टेप में इसने क्या दिया है कि भाई ए बी और सी की का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, उसका रेशो भी आपको गिवन है। वो कितना है, इसमें दिया है भी आपको 8 9 15 भी, यानी 8:9:15। ये तो है उनके एक्सपेंडिचर का, ये है उनकी आय का अनुपात है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछ रखा है उनका, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, तो ए बी तथा बी तथा सी की बचत का अनुपात निकालना है भी। अभी देखिए भाई, अभी तक हमको देखो यहाँ आय का पता है, खर्चे का पता है अभी, बट हमको ये तो नहीं पता कि भाई इन सभी की सेविंग्स क्या है अभी। और सेविंग कैसे निकाली जाती है अभी, क्योंकि उन्होंने सेविंग का ही रेशो इसमें पूछा गया है अभी। जैसे मैंने आपको एक परसेंटेज टॉपिक कराया था, परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज बताई थी कि भाई आय किसकी बराबर होती है, आप बोलोगे यदि हम जितना भी खर्चा करते हैं अभी उसमें अपने बचत यानी सेविंग को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, आय। बट निकालनी क्या आती है, बचत।
तो बचत कैसे निकलेगी, यहाँ बचत हम इधर रखेंगे। अब देखिए आई इक्वल से इस तरफ है तो ये कांस्टेंट रखो भाई, ये प्लस की है बराबर से इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा भाई, और आ जाएगा इक्वल में ये चीज़। मीन्स बचत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आय माइनस में खर्च, मतलब आय में से आप खर्च घटा देते हो तभी आपका बचत बनता है। बट हमारे पास न तो आय है न ही खर्च है, बट उनका रेशो है हमारे पास। यहाँ 1 मिनट के लिए यदि मैं इसकी जो आय है ए की एक्स मतलब 7x मान लूँ, इसकी 9x, इसकी 12x, बट इसमें खर्चा क्या रहेगा, खर्चा ऐसे कुछ अलग रहेगा, मैं इसको y मान लेता हूँ, 8y होगा ये, इसका b का जो खर्चा होगा 9y, और c का खर्चा क्या होगा 15y हो गया। अब बचत के लिए क्या था, आय में से आप खर्चा को माइनस कर दीजिए। आय 7x थी मेरे पास, और खर्चा a का 8y था, तो बचत कितनी बनेगी भी a की, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ बचत। मीन्स यदि मैं आय में से इस खर्चे को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए का निकल के आ जाएगा ना भाई, क्या उसकी सेविंग यानी उसकी बचत। ऐसे ही भाई मैं यहाँ पे आगे निकालता हूँ इसमें इसकी आय भाई। अब देखो वो कैसे निकलेगी भाई, हाँ इसको हम, क्योंकि रेशो फाइंड करना हमको इसको सेविंग का, तो हम यहाँ रेशो को साइन डालते चलेंगे। यदि इस आय में से मैं बी का खर्चा माइनस कर दूँ तो इसकी भी क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, आप बोलोगे सेविंग निकल के आ जाएगी। ऐसे ही मैं बी की आय में से खर्चा माइनस कर दूं तो ऐसे करके इसकी सेविंग निकल के आ जाएगी भी। अब देखिए इतना होने के बाद ये तो मतलब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, मतलब आपको लेके किस में आना है, इसको रेशो के अंदर आना चाहिए भी, क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके का तो आपको गिवन नहीं होगा। बट इन्होंने क्या है आगे एक लाइन लिखी है कि भाई जो ए की बचत है ना भाई, उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो भाई, ठीक है। जो ए की सेविंग है, अच्छा इसकी कुल आय का कितना है 1/4 भाग हो गई। आय कितनी थी ए की, आप बोलोगे 7x थी। अब हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने ए की बचत कितनी निकाल ली थी, आप बोलोगे 7x माइनस का 8y। अब आय आई थी 7x, और इसकी आय का क्या था वो 1/4 भाग था भाई, ठीक है ना। जैसा बोला है लैंग्वेज को समझना है, ऐसा ही करना है इसमें। अब देखिए आप इसको सोल्व कीजिए। अब ये आपका भाग में उधर जाके ये गुणा में होगा, और इन दोनों के साथ गुणा में आएगा। मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा, पहले 7x के साथ, फिर 8y के साथ, किसकी, इस 4 की। मतलब यहाँ आ जाएगा 28x, यहाँ आ जाएगा 8 चौका 32y, और यहाँ आ जाएगा 7x एकम 7x। अब देखिए x वाले टर्म को इधर लेके आऊंगा और y वाले को उधर लेके चल जाऊंगा। अब इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। अब इधर लेके आऊंगा, माइनस का हो जाएगा, 28 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे 21x। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 32y। अब देखिए x और y को उधर ले जाने का रीजन क्या है, यहाँ से मुझको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और जो मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, इस वाले प्लेस पे पुट कर दूंगा, जिससे क्या है मुझको एक्चुअल में तीनों की जो सेविंग है यानी बचत है उनका रेशो प्राप्त हो जाएगा भाई। तो यहाँ से मेरे पास एक्स और वाई का रेशो क्या बनेगा, देखो एक्स तो एच टी रहेगा, ये गुणा में वाई तो इधर आके भाग में 32 एच टी रखो, ये गुणा में 21 तो होगा जाके भाग में 21। मीन्स मेरे पास एक्स की वैल्यू 32 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई भी। अब बस आप नॉर्मली इसी के अंदर ये वैल्यू डाल दो भाई, आपका रेशो निकलता चलेगा भाई। अब देखिए भी यहाँ से ए बी एंड सी की सेविंग क्या आ जाएगी, यानी इनकी बचत क्या आ जाएगी भाई। अब ये तभी आपके पास 7x, x की वैल्यू क्या थी अपने पास 32 थी, तो मैं यहाँ डायरेक्ट इनका रेशो लिखवाता हूँ सोल्व करवा के। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 32 गुणा में 7, यानी 7 दूनी 14, एक 7 दिया 21, और एक 22, यानी 224। 8y था, यानी y की वैल्यू 21 थी, यानी 21 अट्ठे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 168, और बीच में साइन माइनस का था, तो यहाँ से 168 माइनस करके वहां पर डाल दो भाई। 14 में से 8 गया कितना बचेगा, आप बोलोगे 6, 11 में 6 गया 5 भाई, यहाँ 0। मीन्स यहाँ ए की सेविंग आ गई 56 यूनिट। ऐसे हम बी की निकाल लेंगे भाई। बी की कितनी थी 9x माइनस का 9y, ठीक है। इसमें से देखो, या मैं डायरेक्टली करवा देता हूँ, या इसको कॉमन लेकर भी कर सकते थे भाई हम। अब इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो भाई।
तो 32 में कितना बनेगा भाई आपके पास, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 9 दूनी 18, 9 × 27 और 1 28, 288। अच्छा 21 में कितना होगा, 9 × 9, 9 दूनी 18, 189। तो यहाँ से इसकी सेविंग क्या निकल के आ गई, 18 में से 9 गए 9, 17 में 8 गए 9, 0। मतलब ये आ गई इसके पास हमारे पास 99 यूनिट भाई। किसकी सेविंग, बी की सेविंग निकल के। ऐसे ही अब किसकी निकाल दो, सी की निकाल दो भाई। सी की कितनी थी हमारे पास, 12x - 15 भाई, x की वैल्यू 32 थी भाई। तो यहाँ से करेंगे सोल्व, 32 12 को, 12 दूनी 24, 2 12 तिया 36 भाई, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यानी 384 आया। और 15 वाई थी भाई, 21 × 15 वाई, सॉरी 15। तो 15 कम 15 1, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 315 भी। तो इसको सोल्व करेंगे, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6, मतलब 69। तो यहाँ से ए बी और सी की बचत का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 56, 99 और 69 आ जाएगा भाई। ठीक है ना। आपको ये इतना नहीं करना है। अब ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में क्या था भाई, आपका 56 गिवन था, डायरेक्ट उसको मार्क करना है भाई आपको। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, कि इनका यदि a/b इक्वल हो c/d के। a/b ये गिवन है भी c/d के भी। तब आपको बताना क्या है भाई, रेशो बताना है किसका, ma + nc, ma + nc, इसका रेशो किससे बताना है भाई, mb + nd, mb + nd से। अब ये फाइंड आपको करना है कि भाई ये रेशो क्या बनेगा। देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस क्वेश्चन में, कि भाई इस क्वेश्चन के आपके दो आंसर निकल सकते हैं। वो आंसर आपके किस पे डिपेंड करेंगे, वो करेंगे आपके ऑप्शन पे डिपेंड, भी ऑप्शन में दिया क्या गया अभी। तो मैं आपको दोनों के दोनों आंसर निकाल के दिखाता हूँ भी कैसे होगा। अब यहाँ पे नोट कीजिए, a/b का मतलब क्या है, आप क्या बोल दोगे, a/b। c/d का मतलब क्या है, आप बोलोगे c/d। मीन्स यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू c है और b की वैल्यू d है। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे देखो, जहाँ भी आपको a दिख रहा है अभी, अब वहाँ c पुट कर दोगे, और जहाँ c दिख रहा है देखो, एक में ही कन्वर्जेशन करनी है। ठीक है ना, लॉजिक तभी बनेगा हमारा। तो इसको हम कांस्टेंट का कांस्टेंट रखेंगे। जहाँ b दिख रहा है वहाँ d, और d को कांस्टेंट मतलब नू का नू ही रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे एम ए की वैल्यू हम सी लेके चलेंगे, तो यानी एम सी आ जाएगा एक जगह, प्लस इस सी को सी ही रखेंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि मैं इसका उल्टा रख देता हूँ। अच्छा भी आगे क्या दिया गया, तभी आपको इसमें ऐसे डिवाइड का लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेशो का मतलब ही डिवाइड होता है। एम और बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आप बोलोगे डी थी, प्लस, ठीक है ना, यहाँ एन डी, इसको हम एच डी रखते हैं भाई। अब ऊपर देखिए भाई, कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, आप बोलोगे सी कॉमन आ जाएगा, और इनटू में क्या बचा मेरे पास, एम प्लस में एन, और नीचे से कॉमन क्या ले सकता हूँ, आप बोलोगे डी कॉमन आ जाएगा भाई नीचे से, और इनटू में क्या बचेगा आपके पास, एम प्लस एन बचेगा। देखिए इस वैल्यू से तो ये वैल्यू कैंसिल, तो c/d का मतलब क्या है, आप बोलोगे c/d। देखिए प्यारे दोस्तों, एक तो आंसर आपका ये हो सकता है भाई, ठीक है ना, यदि ऑप्शन में ये दिया गया है ये करेक्ट है। सेकंड क्या हो सकता है कि भाई ये उसका उल्टा भी दे सकता है, मतलब सी की वैल्यू अब की बार हम ए भी डाल सकते हैं और डी की जगह हम बी भी डाल सकते हैं। अब देखिए सेकंड आंसर कैसे निकलेगा आपका। अब यहाँ एम ए, ठीक है ना, इसको तो अब कांस्टेंट रखना है आपको, प्लस एन सी, अब सी की जगह मैंने क्या बोला, ए डाल लो भाई, तो ये हो गया आपके पास एन ए भी, ऐसे कर लेते हैं इसको भी। सेकेंडली क्या है, एम बी, देखो इस बी को तो हम एच रखेंगे एम के साथ है जो, प्लस आगे क्या था एन के साथ डी।
अब डी के लिए हम उल्टी लेनी है भाई, ठीक है ना, यानी यहाँ पे आ जाएगा डी की जगह बी भी आपका। आगे ऊपर से कॉमन क्या आ गया आपके पास, ए आ गया, अंदर बचा आपके पास एम प्लस में एन, और यहाँ ऊपर से कॉमन आ गया आपके पास बी इंटू में बचा आपके पास एम प्लस में एन। ऐसे ये कैंसिल, तो यहाँ से ए अपन बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, अब बोलोगे ए रेसो बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आपके दो आंसर निकल सकते हैं, वो आपको थोड़ा देखना है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ऑप्शन में बोथ का है तो बोथ करना है, यदि एक है वो आपको समझना है इसमें। तो ये दो हमारे इसके रिक्वायर्ड आंसर है अभी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसने गिवन है कि भाई किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 मल्टीप्लाई यानी गुणा में 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है ना, वो क्या दर्शा रहा है अभी, 4 सेंटीमीटर दर्शा रहा है। तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी निकालनी है। और इसमें आपको ऑप्शन गिवन है 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर, 16 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भाई, ठीक है ना। देखिए पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से मैं आपको इसके ऑप्शन लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसका जो आंसर है वो डिपेंड करेगा इसके ऑप्शन पे। फिर हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए ऑप्शन दिया था 16 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया था इन्होंने 16 मीटर, एंड सी ऑप्शन दिया था इन्होंने 16 किलोमीटर, एंड डी ऑप्शन दिया था इसमें 4 किलोमीटर भाई। तो ये चार ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन के बिहाफ पर हमको अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। उनको है कि भी 1:4 गुणा में 10⁵ दिया गया है एक मानचित्र के लिए जो पैमाना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो यूनिट है ना 4 सेंटीमीटर के लिए पूछ रखी है, तो हम ये 1 पहले मैं लिखवाता हूँ इसको, उसके बाद सोल्व करते हैं। 1:4 गुणा में 10⁵ भी, और पूछा था आपको भाई 4 सेंटीमीटर के लिए पैमाना क्या होगा। तो 4 सेंटीमीटर के लिए पूछ रखा, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो पैमाना होगा ये वाला 1 सेंटीमीटर के लिए होगा। मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि भाई 1 सेंटीमीटर के लिए जो पैमाना है मेरे पास वो रहेगा 4 गुणा में 10⁵ ठीक है ना, सेंटीमीटर भाई। अब देखिए ये जो वैल्यू है मेरे पास किसमें है, सेंटीमीटर के अंदर अभी किसमें है, आप बोलोगे सेंटीमीटर में। यदि मैं थोड़ा सोचूं कि मैं इसको इजी कर लूँ, इजी कैसे हो सकता है, सेंटीमीटर से मीटर में चल जाऊं मैं, और मीटर में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मीटर बड़ा होता है भाई हमेशा सेंटीमीटर से, तो डिवाइड कर दूंगा मैं 100 से भी। और जब उसको बड़े से छोटे में जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई यानी गुणा करता हूँ। तो हम उसको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे भाई। अब 100 का मतलब क्या होता है भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁵2, यही होता है ना। तो ये आ जाएगा अपोन में मेरे पास 10⁵2। अब देखिए इसका बेस 10, इसका बेस 10, और दोनों क्या है डिवाइड में है। जब बेस सेम हो, ठीक है ना, और डिवाइड का साइन हो तो पावर आर सब्ट्रैक्टेड, पावर क्या कर जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है। तो मीन्स हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 4 गुणा में 10⁵5 में से 2 गया 3 आ गया आपके पास। अब ये किस में चला गया हमारा, मीटर के अंदर भी, ठीक है ना, तभी तो मैंने 100 से डिवाइड किया। अब मैं देखो भाई यहाँ पावर 3 है, इसको थोड़ा और ईजी कर लो। अब मैं क्या करूँ, इसको मीटर से किलोमीटर में ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास ऑप्शन किलोमीटर वाला भी है अभी, ठीक है ना। तो मैं यदि किलोमीटर में ले जाऊँगा अभी, किलोमीटर में जाने के लिए अब मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है, तो मैं क्या करूँगा 1000 से डिवाइड करूँगा इस फंक्शन को भी। किससे डिवाइड कर दूंगा, आप बोलोगे 1000 से, और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁵3 के रूप में, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10⁵3। अब देखो दोनों क्या है, सेम है, तो ये पूरा ही फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 4 किलोमीटर वैल्यू निकल के आ गई। अब बहुत से क्या कर देंगे, इसका आंसर 4 किलोमीटर कर देंगे, बट ये आया क्या है, 1 सेंटीमीटर के लिए पैमाना आया भाई 4 किलोमीटर। पूछा था आपको किसके लिए, 4 सेंटीमीटर के लिए पैमाना, किसके लिए पूछा था भाई, 4 सेंटीमीटर के लिए।
अब 1 सेंटीमीटर के लिए 4 है, तो 4 के लिए कितना होगा, तो हम गुणा कर देंगे, 4 गुणा 4, तो आप बोल दोगे 16 किलोमीटर में। तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, तो इस ऑप्शन से हमको इसकी पहचान करनी है कि भाई हाँ किलोमीटर में भी है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी भी। ठीक है ना, थोड़ा समझना भी इस क्वेश्चन को। आपको कोई डाउट हो प्लीज इस पर कमेंट कीजिए भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, देखो एक भिन्न के अंश तथा हर 3:4 में है भाई। ठीक है ना, क्या दिया है, अंश तथा हर दिया है किस रेशो में, 3/4 में भाई। 3:4 का मतलब यही होता है। देखो अंश में से 9 घटाने पर, नोट करना केवल अंश में बोल रहा है, न कि हर में तो बोल रहा है, तो हर आपका कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। तब मूल भिन्न कितनी हो जाती है, वो बोल रहा है 2/3 हो जाती है भाई। तो पूछा क्या गया है भाई, मूल भिन्न का अंश कितना होगा भाई। ठीक है ना, आपको न्यूमरेटर निकालना है, इसका अंश निकालना है कि भाई एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि ये तो रेशो है। तो देखियो कैसे करना है अभी इसको। यदि मैं इसको 1 मिनट के लिए 3x मान लूँ भाई, और इसको मैं क्या मान लूँ 4x भाई। ठीक है ना, अब बोल रहा क्या था इसने कि भाई यदि मैं क्या करूं, अंश में से 9 घटा दूं। अंश कौन सा होता है भाई हमारा, ये अंश होता है, ये हर, ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। तब हमारे पास भिन्न है वो कितनी बन जाती है भाई, 2/3 बन जाती है। अब बस इसको सोल्व कीजिए भाई। सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो 3 तिया 9x आएगा, 9 तिया 27 आएगा, 4 दूनी 8x आएगा। x को इधर लेके आओ, 9x था ये 8x था, इधर आके 9x में से 8x गया, एक x बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं होती, ये माइनस का तो जाके प्लस का आ जाएगा भाई। मीन्स x की वैल्यू मेरे पास 27 आई है, बट निकालना क्या था आपको, अंश निकालना था। या पूछ सकता है हर बताए, तो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। तो अंश कितना था मेरे पास, आप बोलोगे मेरे पास अंश था 3x। याद रखिएगा ये सिर्फ घटाना था, कभी आप 3x-9 लेके चलोगे क्वेश्चन में वो ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है ना, अंश तो एक्चुअल में यही है हमारे पास, हर ये है हमारे पास, न कि ये इतना। तो मतलब 3 की हम x से गुना करेंगे, कितना बनेगा हमारे पास। अब x की वैल्यू आई थी मेरे पास 27, और 27 कितना हो जाएगा भाई, 27 दिया 81। तो मतलब इस भिन्न का जो अंश होगा वो 81 होगा। और आपसे हर पूछ लेता, हर कितना यूनिट था हमारे पास, 4x यूनिट था भी। अच्छा, अब हम क्या कर देंगे, एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 27 है, तो 4 की क्या बनेगी। अब देखो 7 चौके 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 108 क्या हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर, मतलब हर निकल के आ जाएगा। जब आप क्या करोगे 81/108 करोगे, तो आपको ये भिन्न मिल जाएगी भाई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अभी आपको, उनको वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/7 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है भी। अब देखिए भाई इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, हम चतुर्थ अनुपात की तरह करेंगे भी इसको। आपको पूछा क्या है, वह कौन सी भिन्न है, तो मैं मान लेता हूँ वह हमारे पास x/1 के रूप में भिन्न है भाई। ठीक है ना, और x/1 का जो अनुपात है हम मान के चलेंगे किसके साथ रहेगा, ये 1/27 के साथ। यहाँ डालेंगे हम प्रोपोर्शन का साइन भाई, और प्रोपोर्शन के बाद 3/11 का रिलेशन दे रखा है 5/9 से भी, तो यानी इसको हम लिखेंगे ऐसे 5/9 के साथ भाई। तो आपसे पूछा क्या है कि जो ये x है इसकी वैल्यू बतानी है आपको, क्या रहेगी इसके अंदर। अब देखिए भाई चतुर्थ अनुपात मैंने ऑलरेडी आपको पहली वीडियो में बताया है कि भाई कैसे सोल्व करना है आपको, कि भाई जो अंदर वाले हैं ना, अंदर वाले की अंदर वालों से गुणा, जो बाहर वाले हैं बाहर वालों की बाहर वालों से गुणा, इंटीरियर की इंटीरियर से, एक्सटीरियर की एक्सटीरियर से मल्टीप्लाई करनी है।
तो हम क्या करेंगे, बाहर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x गुणा में आप बोलोगे 5/9, यहाँ डालेंगे साइन इक्वल का, अंदर की अंदर से करो भाई, मीन्स 1/27 गुणा में 3/11। बस अब इसको सॉल्व कर दो भाई। अब यहाँ से देखो इक्वल का साइन है, अपॉन में 9 नहीं है, 27 है, तो मतलब मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 9×27, यहाँ 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे मेरे पास कितना है भाई, x × 5, और इक्वल यहाँ कितना बचा मेरे पास, देखो ये 27 कंप्लीट कैंसिल हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ अपॉन 11 है, सिर्फ ये चीज़ बची मेरे पास। बट मुझको निकालनी किसकी थी, x की वैल्यू, तो x की निकाल लूँगा, वो कैसे निकलेगी, 1/11, ये गुणा में था, इक्वल से उस जाके ये भाग में, मीन्स भाग में करने के लिए हम इसको 1/5 कर देंगे। अब देखिए एक एकम एक आ जाएगा आपके पास, 11×5 = 55। तो आपसे पूछा क्या गया था कि ये भिन्न बतानी थी, तो ये भिन्न कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/55 आ जाएगी। तो बस यही है इसका आंसर भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उनका एक पेटी में 1 दर्जन शीशे है। 1 दर्जन शीशे का मतलब कोई 12 वस्तुएं हैं भाई, ठीक है ना, 12 चीजें हैं। पेटी के गिरने पर जो टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता भी। क्या वर्ड लिखा है इसमें भाई, नहीं वर्ड। अब ये आपको करना है सोल्व ऑप्शन से। ऑप्शन ए क्या दिया गया है अभी, 2:1। ऑप्शन बी क्या दिया गया है इसमें, 3:1। और ऑप्शन सी दिया गया है इसमें 3:2। एंड ऑप्शन डी क्या दिया गया है इसके अंदर, 7:5। अब देखिए आइए अपने क्वेश्चन पे। उनका 1 दर्जन शीशे थे, वो गिरकर टूट गए, उनका इनमें से कौन सा रेशो नहीं हो सकता। मतलब जो 1 दर्जन चीजें थी ना, उनका जो रेशो है, याद रखना, जो चीजें टूटी है वो सभी की सभी किससे डिविजिबल होगी, इन अनुपात के योग से, इन अनुपात के सम से डिविजिबल होगी। अब क्या थी वो, 12 वस्तुएं थी ना, 1 दर्जन। अब यहाँ से सम कीजिए, 2 1 3, 3 से कंप्लीट डिवाइड है, मतलब ये इसका रेशो हो सकता है। बट निकालना क्या था अपन, नहीं हो सकता है। यहाँ 3 और 1 4, ये भी डिवाइड है, ये 3 और 2 5, बट ये चीज़ से डिवाइड नहीं थी। 7 और 5 12, ये भी डिवाइड थी, मतलब जो नहीं हो सकती वो क्या आ जाएगी आपकी, ऑप्शन सी आ जाएगी। बस यही है इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, ये बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है भी। अब आगे क्या बोल रहा है इसने, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपको कर्ण की लंबाई निकालनी है, कितनी होगी भाई। अब देखिए क्या दे रखा है आपको, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं का रेशो दे रखा है। अभी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई समकोण जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है अभी, यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए जो इसका क्षेत्रफल है समकोण त्रिभुज का, वो गिवन था आपको 270 वर्ग सेंटीमीटर भाई। यहाँ तो 270 आ गया, यहाँ 1/2। बट क्या हुआ भाई, आधार और ऊंचाई की जगह इनका क्या दे रखा है आपको, रेशो दे रखा है, वो कितना है 5:12। अब हम देखो वो रेशो है, एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं वो हमारे पास, तो हम क्या लिख लेते हैं, 5:11 को 5x गुणा में 12x। तो ऐसे मानकर हम आधार और ऊंचाई को सोल्व कर सकते हैं भाई। अब देखिए भाई इसको आगे सोल्व कीजिए, यानी क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, आपको निकालना था इसका कर्ण क्या होगा भाई। अब आगे कैसे सोल्व करोगे आप इसको, देखिए यहाँ 5 था, यहाँ 0 है, मतलब इसको कैंसिल कर देंगे, 5 5 25, 7 में 5 चौके 20 भी। आगे हम इसको सोल्व करें तो भाई क्या आगे भी सोल्व हो सकता है ये, आगे नहीं हो रहा तो भाई छोड़ दो इसको भी।
बट यहाँ से हम 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, तो कर दो यहाँ पे। यहाँ से 2 छके आपका 12 आ जाएगा भाई। अच्छा, यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे आपका 27 आ जाएगा भाई। आगे हम करेंगे सॉल्व, 2 3 आपका 6 आ जाएगा भाई। 3 से कैंसिल करेंगे 9 से। अब देखो यहाँ x मल्टीप्लाई x है, यानी 2 टाइम्स है, बेस आर सेम, पावर आर एडिड। पावर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इधर बनेगा आपका 9 इज इक्वल टू, इसकी पावर 1 रहेगी, इसकी पावर 1, बेस इसका x है, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई के केस में ऐड, और डिवाइड के केस में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है भी। बट मुझको यहाँ से 1 मिनट के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ से कर्ण की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। वो कैसे निकलेगी, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगा, अंडर रूट ले लूँगा भाई। ठीक है ना। इस वैल्यू से आपकी ये वैल्यू कैंसिल, और ये x की वैल्यू कितनी बनेगी, 9 का अंडर रूट होता है 3 भाई। ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस की काउंट की जाती है। ठीक है ना, बेशक आप बस समझाने के लिए बताया मैंने। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट निकल के आ गई भाई। अभी देखिए मेरे पास जो एक्यूरेट आधार है अभी, मतलब बेस है, वो कितना मानना था मैंने, 5x मानना था। तो ये 5 गुणा में x की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास, 3। तो अब बोलोगे 15 आ गई। ठीक है ना, सेंटीमीटर मीटर जो दे रखा है वो यूनिट लिख लेना। तो ऊंचाई क्या बनेगी मेरे पास, अब ऊंचाई थी मेरे पास 12x, और x की वैल्यू थी मेरे पास 3, तो कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। देखिए अब मेरे पास क्या है, आधार है, ऊंचाई है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। अब आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कर्ण निकालने का एक फॉर्मूला, वो क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम वाला, मींस पाइथागोरस प्रमेय वाला। ये 9th-10th क्लास के अंदर आता है भाई, गोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई जो आपका कर्ण है, मतलब हाइपोटेन्यूज है, आप उसका स्क्वायर कर दो, इक्वल टू जो बेस है उसका स्क्वायर कर दो, जो आपकी हाइट है उसका स्क्वायर कर दो भाई। ठीक है ना, हाइट बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बोल लो भाई इसको, क्योंकि एस डबल बार आ जाएगा ना, पी बोल देते हैं इसको, परपेंडिकुलर। यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है भाई आपके पास आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के भाई। अब यहाँ से निकालना क्या था, हमने कर्ण निकालना था। तो यानी इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे कैसे ही रखते हैं। बेस की वैल्यू यानी आधार की वैल्यू कितनी आ गई थी अपने पास, 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे यानी 15 के 2 बार गुणा करेंगे, आप बोलोगे 225 आ जाएगी, प्लस पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी थी 36, और 36 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ रफ में कर लो भाई इसको, 36 का स्क्वायर भाई। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 36, 3 6 3 18, 18 दूनी 36, और 3 39, 3 बचेगा, 3 3 9, 9 और 3 12, मीन्स 36 गुणा 36 की वैल्यू आई 1296। बस अब इसको सोल्व कीजिए। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। अच्छा 9 2 11 और 1 12, एक बचेगा भी आपका। अच्छा 2 2 4 और 1 5, और यहाँ एक था एक्स्ट्रा, वो यहाँ लिख देते हैं अभी। तो इतना आया, बट आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, खाली एच चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, यानी कर्ण चाहिए। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे इसमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या बनेगी, अब देखिए, सॉरी ये सारे की डिवाइड में उसके अंडर रूट इसके ऊपर है। अब लास्ट में आपका एक है, एक किसके वर्ग के पीछे आता है, या तो क्या है भी, एक का स्क्वायर एक के, या निम निम 81, 81 के पीछे एक आया या 9 का। ठीक है ना, यहाँ या तो एक आएगा या 9 आएगा, फिर आपको एक डिजिट कैंसिल करना है, फिर आपको 15 पे फोकस करना है, ऐसा वर्ग सोचना है, या तो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो। तो इक्वल तो होगा नहीं किसी का वर्ग, तो इससे छोटा लिख लेना है। 3 3 9 4 4 16, तो इससे 15 से बड़ा हो जाएगा भी, तो 3 3 9, या तो ये 31 का है या फिर 39 का है। ठीक है ना। अब बात करें कि भाई ये 31 का है या फिर 39 का है, तो आपको क्या करना है, इसका अगला डिजिट देखना है, 3 है ना, 3 को अगले नंबर से डिवाइड करना है अभी। ठीक है ना, इससे अगला नंबर कितना बनेगा हमारे पास, आप बोलोगे 3 चौके 12। अब यहाँ पे आपको देखो चेक करना है अभी, कौन सी वैल्यू चेक करनी है, यहाँ पे वैल्यू चेक करनी है। ठीक है ना, यहाँ यदि वैल्यू देखो इस एक से छोटी रही, ठीक है ना, यहाँ समथिंग जो वैल्यू आएगी ये इससे छोटी रहती है अभी, तो मतलब ये वाला आंसर होता है। यहाँ पर जो वैल्यू है इससे क्या है, बड़ी रह जाती है, तो मतलब ये वाला आंसर आता है। तो यानी हम इस पे प्रेफरेंस देंगे 39 पे। तो यानी यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है 39,
9। तो मतलब इस क्वेश्चन में कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 39 सेंटीमीटर मीटर जो यूनिट है वो देख रहे हैं अभी। तो देखिए जो ये लॉजिक है भाई, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना, ये तो मैंने शॉर्टकट में बताया है। जब वर्ग वर्गमूल करेंगे मैं इसमें ये सभी चीज़ें बताऊंगा, या आप इसको फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी इसको सोल्व कर सकते हो भाई आप, ठीक है ना। वैसे मैंने जल्दी के लिए बताया है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करवाऊंगा भाई। तो ये आ गई हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी, 39 सेंटीमीटर या मीटर भी। आपको यही फाइंड आउट करना था इसके अंदर। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उनका एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। उनका एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या है, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है भी। अब यहां से देखो पहले नंबर पर तो हमको गिवन क्या है, चतुर्भुज गिवन है भाई, ठीक है ना, और उनका रेशो गिवन है, बट हमको एक्यूरेट उनके कोण नहीं गिवन है भाई। चतुर्भुज के कोण का अनुपात गिवन है, बट हमको एक्चुअल में उसके जो कोण है वो नहीं गिवन है। तो यहां से चतुर्भुज के कोणों का अनुपात क्या दिया गया है आपको, भुज के जो कोण है उनका रेशो गिवन है आपको 6:3:4:5, 6:3:4:5। आगे हम बाद में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एंगल की, बट हमको यहाँ पे एंगल का रेशो दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये चीज़ भी आपने 8th 9th क्लास में पढ़ी होगी कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है अभी, का योग, तो वो बोलोगे आप 360 डिग्री। एक तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए भी। सेकंड आपको पता होना चाहिए भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भाई, तो आप क्या बोलोगे, वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको भी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, या फिर फर्दर हम 2D 3D पढ़ेंगे ना, ये चीज़ें उसमें भी आपकी बहुत काम आएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या दे रखा था, रेशो दे रखा था। यदि हम इसको एक वैल्यू अज्यूम कर ले कि ये 6x हो गई, ये हमारे पास सेकंड कोण 3x हो गया, फोर्थ 4x, फिफ्थ 5x, यदि मैं इन सभी का सम कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये चारों क्या है, कोण है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग किसके बराबर होता है, मैंने अभी लिखवाया आपको 360 डिग्री के बराबर होता है। तो बस इसको सोल्व कीजिए, 6 3 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 5 18x आ जाएगा, बराबर है आपका 360 के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा है तो 18×2 = 36 पे, मीन्स x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 डिग्री निकल के भी। तो यहाँ से मेरे पास एक्यूरेट एंगल क्या बनेंगे भाई, 6x, मतलब 20 छिके 6×2 = 12, यानी पहला जो एंगल आ गया मेरे पास 120 डिग्री निकल के आ गया, एंड दूसरा जो एंगल है अभी, यानी 20 दिया कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 60 डिग्री आएगा, और तीसरा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा मेरे पास 4x, यानी 4×2 = 8, 80 डिग्री निकल के आ गया, और फोर्थ जो एंगल है वो कितना आएगा 5x, यानी 20×5 = 100 डिग्री निकल के आ गया। अब देखो इतना होने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं भी, क्या कहा गया है, तो त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है भी, क्या कहा है, जो ट्रायंगल है ना उसका जो सबसे छोटा कोण है वो क्या है, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। अब इसमें मुझको बताया चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या दिख रहा है, आप बोलोगे 120, उनको ये क्या है, इसका 1/4 है, 1/4 का मतलब 1/4 है, तो 4×3 = 12, मतलब सबसे छोटा कोण क्या निकल के आ गया इसका त्रिभुज का, आप बोलोगे 30 डिग्री है। नेक्स्ट, त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है भाई, यानी जो त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है ना भाई, वो क्या है
ध्यान से लैंग्वेज समझना भाई। सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से। अब दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है? आप कहोगे 100 डिग्री है, क्योंकि सबसे बड़ा ये, फिर सेकंड बड़ा 100 डिग्री। कितना अधिक है उनका? 10 डिग्री अधिक है। तो यानी 100 प्लस में 10 कितना आ जाएगा आपके पास? ये 110 डिग्री। मीन्स त्रिभुज का सबसे छोटा कोण आ गया आपके पास 30 डिग्री, और त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण आ गया 110 डिग्री में। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? तो भाई दूसरा बड़ा कोण बताना है किसका? त्रिभुज का भी। तो देखो कैसे निकलेगा। अभी मैंने एक चीज बताई है कि भाई त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? 180 डिग्री होता है। भाई यही बात है ना। अब देखिए पहला बड़ा कोण कितना था मेरे पास? आप बोलोगे 110 डिग्री भाई। एंड दूसरा बड़ा कोण निकालना है, वो मैं मान लेता हूँ x डिग्री है। और तीसरा तीसरा का मतलब वो सबसे छोटा है, तो वो कितना गिवन था आपको? 30 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग गिवन कितना है हमको? हमको पता है इसका 180 डिग्री। बस सोल्व कीजिए। अच्छा, इसमें ये जोड़ेंगे 110 में 30 140, उधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 140 घटाएंगे कितना बचेगा? 40 डिग्री। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 40 डिग्री निकल के भी। तो मतलब त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण कितना होगा? 40 डिग्री का होगा। यही आपको सोल्व करना था, ठीक है ना। जो लैंग्वेज में बोलना था वही करना है इसके अंदर। तो इसी के साथ प्यार दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फर्दर हम जो भी रिमेनिंग पार्ट है यानी जो हाईली क्वेश्चन है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चन में प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।